जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी जो है उथल पुथल चल रही है। अमेरिका इजराइल का जो है कंबाइंड अटैक जो है वो ईरान पे हो चुका है। ये कब हुआ? ये हुआ है आपका कल, ठीक है। कल इंडियन टाइम के हिसाब से कल दोपहर के आसपास जो है ये कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका तो था। आज आप इस विषय पर बात करेंगे? हाँ, इस विषय पे बात करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, काफ़ी जो है दिलचस्प जो है घटनाक्रम जो है हुआ है। उससे पहले मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा, दोस्तों ये चैनल जो है केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा। तो कृपया करके इस राष्ट्रवादी मुहिम को अपना सपोर्ट दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो हमारे और आपके जैसे राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बात को, अपने इस पॉइंट को रख सकें, मजबूती के साथ रख सकें। तो आपके सहयोग और आपके प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को देखते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत जो है बढ़ती है। आपके कमेंट से हमें सुझाव मिलते हैं और इससे हमें पता लगता है कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो कृपया करके प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो अपडेट्स अभी निकल के सामने आई हैं, उन अपडेट्स में ये सामने आया है कि जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमनई, उनकी जो है और उनके परिवार के कई सदस्यों की जो है इस हमले में मौत हो चुकी है। ऐसा भी है? हाँ, और आगे क्या अपडेट रहेगा? कल ही हुआ ये सब? हाँ, कल वो लगाई जा रही थी। बयान आया था कि यूएस की तरफ से कि हो गए हैं, पर जो है ईरान की तरफ से ऑफिशियली जो है कंफर्म कर दिया गया है आज की, मतलब कि खमनई और उनके परिवार के कुछ सदस्य मारे जा चुके हैं और काफ़ी सारे ईरान के लीडर्स भी मारे गए हैं। पर ईरान में जो है काफ़ी ये नहीं है कि एक सुप्रीम लीडर हैं, और भी जहाँ सेकंड ऑफ कमांड उन्होंने जो है अपने बना रखे हैं। और मेन जो है वहाँ पे देखना दिलचस्प ये होगा, क्या जनता वापस अपना वो पा पाती है। ये जो है खमनई रीजन चेंज होने के बाद वही जो है कट्टर इस्लामिकता रहती है, या वापस किस तरीके से होता है। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के बयान आए थे, उन बयानों में उन्होंने कहा था कि हम जो है इस रेडिकल जो इस्लामिक जो रिजीम है इसे ख़त्म करके हम ईरान के जनता के हवाले ईरान को छोड़ देंगे और आप लोग डिसाइड कीजिएगा आपका अगला लीडर कौन होगा, किस तरीके से होगा, आप अपने हिसाब से अपने देश को चलाइएगा, ठीक है। ये हमला हुआ क्यों है लेकिन? ये हमला जो है कि ईरान की जो था कि वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता था, तो उसे कहा गया था कि आप जो है वेपन ग्रेड से जो है कम कीजिए यूरेनियम को, पर वो इस बात पे राजी नहीं हो रहा था। फिर अभी बीच में जो है टॉक्स चल रही थी। टॉक्स तो या तो फिर एक छलावा था ये कि टॉक्स में उलझा के अचानक से जो है हमला करना था, ठीक। अगर आप देखें तो ये अभी जो उससे है 2 दिन पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो है वॉर स्टार्ट हुआ था। ये और उस वार में जो है ईरान भी और चाइना भी और रूस भी जो है बोल रहे थे कि हम जो है मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। क्या कहीं दोस्तों ये ऐसा तो नहीं था कि ये छलावा था, माइंड डाइवर्ट करने के लिए था? अगर ऐसा था तो वो अपने उसमें काफ़ी सक्सेस रहे हैं। और फिर अचानक से जो है ईरान में हमला होना, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होना, जहाँ पे वो न्यूक्लियर प्लांट्स उनके लगा रखे थे वहाँ पे हमला होना। ईरान पर हमला करा किसने? अमेरिका और इजराइल दोनों ने करा है, ठीक है, दोनों ने मिलकर। और इसके बदले ईरान ने जो है दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला करा है। और इसके जवाब में ईरान द्वारा जो है इजराइल पे हमला किया गया। और जो अमेरिका के बेसिस थे, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे ईरान हाँ, चाहे कतर हो, यूएई हो, दुबई हो, ठीक है, इन सब जगह जो है हमला किया गया है। और काफ़ी, और अब ईरान जो है वो सिविलियन प्लेसेस पे भी हमला कर रहा है। चाहे दुबई का पाम बीच हो, वहाँ पे एक फेमस होटल पे जो है एक ड्रोन अटैक करा गया है और ड्रोन अटैक से कंटिन्यूसली हमला कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो युद्ध की चपेट में आता जा रहा है। इसके काफ़ी जो है कौन से कंट्री इफेक्ट होगी इससे लगभग देखिए मिडिल ईस्ट तो पूरा का पूरा है ही, ठीक है। और इसके अलावा इसका पूरा असर पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन पे पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इन सब के पीछे चाहे आप बहाना परमाणु
वेपन ग्रेड यूरेनियम को दे सकते हैं, पर मेन खेल जो है तेल का है। देखिए वेनेजुला पे कब्जा हो चुका है, ठीक है। हाँ। अब ईरान था, ईरान के थ्रू तेल आ रहा था, रशिया अपना उस पर देखिए इसका इफेक्ट जो है चाइना पे भी काफी पड़ेगा। पहले चाइना देखिए, अगर हम अपने क्षेत्रीय उसमें बात करें कि जो जो इफेक्ट्स पड़ेंगे, इफेक्ट्स क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए फ्लाइट रूट बंद हो गया। देखिए अब इसमें जो है राजनीतिक जो समीकरण है वो बदलने वाले हैं। अब ईरान का इफेक्ट खत्म होने से जो है गल्फ में जो है एक तरीके से जो है टेक्टोनिक प्लेट जो है वो खिसकना शुरू हो गई है। अब तुर्की का जो है ईरान के कमजोर होने से तुर्की और गल्फ देशों का प्रभाव जो है बढ़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए देखने की बात ये होगी, क्या इसमें ईरान सपोर्टिंग जो आतंकवादी संगठन थे, हुती हो गया या हिजबुल्ला हो गया है, ये अगर बेकाबू होते हैं और ये क्षेत्र में जाके करते हैं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट जो है वो एक तरीके से आतंकवादी और अलगाववादी इन सब चपेटों में आ सकता है कि आम बम धमाके आम हो जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, और इसी तरीके से काफी प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए प्रभाव जो मिडिल ईस्ट में मैंने बताया, मिडिल ईस्ट के लिए फ्लाइट जो है वो जाना बंद हो जाएंगी। सी रूट भी मुलाका स्टेट्स वाला हो चाहे वो भी बाधक बंद होगा। पूरी डील में तेल की सप्लाई कम होगी, तो अंदाजन है कि तेल के दाम जो है वो शूट अप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अभी पता इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे को बंद रहता है। मंडे को जो है जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तब उसके बाद जो है व्यापक रूप से पता लग पाएगा। पर मेरा अंदाजन है कि 72 से 70 से 100 बैरल प्रति बैरल जो है तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल तो हमारे देश के पास तेल की आपूर्ति है। अब हमें वापिस जो है अपना मिडिल ईस्ट से देखिए तेल आ नहीं पाएगा क्योंकि जंग का माहौल है, ठीक है। अमेरिका इतना तेल जो है अभी बनाता नहीं, मतलब कि आता नहीं है कि वो पूरा दे सके। ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी तो हर किसी देश को चाहिए ना, वो है कि फ्यूल तो रगों में दौड़ता हुआ खून है ना, कि वो चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई चीज इधर से उधर पहुंचानी है, कहीं भी जानी है तो उसके लिए तो फ्यूल चाहिए। फ्यूल एनर्जी है, वो रगों में दौड़ते हुए खून के समान है, तो वो हर देश को चाहिए। अब जब सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली बात है दाम शूट करेंगे, और अगर तेल के बढ़ेंगे तो यह आपकी हर चीजों में इफेक्ट करने वाला है। क्या कोई भी चीज है, जब तेल महंगा हो जाएगा तो किराया महंगा हो जाएगा, जब किराया महंगा हो जाएगा तो हर चीज आपकी ऑब्वियसली बात है वो महंगी हो जाएगी। अगर कहीं पे युद्ध होता है किसी भी कंट्री में तो इफेक्ट कहीं ना कहीं हर जगह पड़ता है थोड़ा जी। देखिए अब जिस हिसाब से ग्लोबल सप्लाई चेन है, हर देश जो यहाँ पर तो फ्यूल की बात हो गई ना। हाँ, हर देश जो है एक दूसरे देश पे निर्भर है किसी ना किसी चीज में। कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने लिए सब कुछ खुद ही बनाता हो। कुछ चीजें बाहर से आती हैं, कुछ चीजें हम बाहर भेजते हैं, तो हमारा व्यापार भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। दोनों के दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो असर डालने वाले हैं और बुरे तरीके से डालेंगे। और इस क्षेत्र में देखिए, इससे देखिए एक तरफ से तो मुझे लगता है कि चीन के लिए जो है तेल की सप्लाई जो है बाधित होगी, और एक दूसरी तरफ चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ेगा। देखिए इन सब हमले से देखिए चीन की जो है, ये बात तो सही है कि अगर हम बोले आपको तो चीन की जो है ऑयल की, गैस, एनर्जी सप्लाई चेन बाधित होगी, ये बात ठीक है, सॉरी। और पर इसके अलावा जो है इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो है चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा। अब आप पूछोगे कि चीन का प्रभुत्व कैसे बढ़ेगा। देखिए जैसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं, चाबहार पोर्ट में इंडिया का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। ये लड़ाई अगर ज्यादा लंबी चलती है तो चाबहार रूट जो है मध्य एशिया को जाने वाला, अफगानिस्तान के थ्रू हम चाबहार पोर्ट के थ्रू जाते थे, वो बाधित हो जाएगा, ईरान में है, तो वहां तक हमें पहुंचने में जो है दिक्कत होगी, ठीक है। प्लस चाइना जो है पाकिस्तान के थ्रू मिलके चाबहार के थ्रू जो है एक्टिविटी करेगा, तो इस क्षेत्र में उसका जो है दबाव बढ़ेगा, और वो अफगानिस्तान में भी इन्फ्लेशन कर सकता है क्योंकि उसकी सप्लाई रूट तो जो है सीपीएससी के थ्रू चलने वाली है। और जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पाकिस्तान जो है ईरान की पीठ में खंजर घोंपेगा तो ईरान की पीठ में खंजर घोंपेगा। अब वो युद्ध जो करा था अफगानिस्तान के साथ, वो भी इसीलिए था कि डाइवर्जन करना था। और फिर प्लस देखिए दोस्तों, एक और घटना हुई थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी, तो उसमें एक खबर आई थी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का F-16 शॉट आउट करा है। तो दोस्तों ये खबर जो है सही निकली है। उस शॉट आउट हुए F-16 की फोटो मैं लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। अब दोस्तों आप देखिए कि
इस क्षेत्र में जो चल रहा है उस हिसाब से पाकिस्तान की मनुष्यत जो है वो बढ़ती जा रही है। वो चाहे किसी भी देश के हथियार हो, जो वो पाकिस्तान के पास आते हैं तो उन हथियारों की कैसे दुर्दशा होती है वो देखने के साथ। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान जिसके पास जो है अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है, उसने भी जो है उसके पास छोटे मोटे पुराने सोवियत एरिया के यूएस टाइम के जो इंसानों द्वारा मैन पोर्टेबल जो है एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनसे उन्होंने जो है F-16 शॉट डाउन कर दिया है। तो मट्टी पलीत जो हथियार पाकिस्तान के पास आता है वो उसकी मट्टी पलीत कर देता है, ग्लोबल मार्केट जो है खराब कर देता है। और फिर अब पाकिस्तान ने कहा है, देखिए बहाना उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने कहा कि अभी जो है ईरान के साथ जो अमेरिका और इसका युद्ध हो रहा है, इसलिए हम जो है अफगानिस्तान पे जो है एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे। और वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है अंदर खाने अमेरिका की तरफ से उन पे आया हो दबाव, अबे गधो कर क्या रहे हो तुम तुम जो अफगानिस्तान में भी जो F-16 जो है शॉट डाउन करवा रहे हो, बोलते तुम हमारी मट्टी पलीत कराओगे, तुम F-16 नहीं उड़ाओगे। जहां तक ये दबाव लग रहा है, और वो अपने एयर एसिड्स को खोना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में क्या है, वहां पे छोटे छोटे आप देखोगे कंदरा ही में कोई बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पता लगा है F-16 उड़ा के खाली बिल्डिंग को निशाना बना के आया, तब तक जो है स्टिंगर मिसाइल से लेके खड़ा था, उसने शूट डाउन करा, F-16 गिरा दिया। तो ये घाटे का सौदा पड़ रहा था। और कन्वर्शनल वार में पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हावी हो सकता है, पर अफगान की जो क्वालिटीज है वो क्वालिटी है गोरिल्ला युद्ध की। वो छापामार युद्ध अपने हिसाब से करते हैं, और प्लस उनके पास ऐसे फाइटर्स हैं जो अपने ऊपर बम बांध के कहीं भी फटने के लिए तैयार है। तो वो ऐसा नहीं है कि उड़ते हुए आपने एक बिल्डिंग देखी उसमें बम गिरा दिया, आपको पता नहीं उसमें है या नहीं। जब इंसान अपने ऊपर बम मार के जाता है तो वो अपना टारगेट जो है वो आइडेंटिफाई करता है और देखता है और वहां करता है। तो पाकिस्तान को जो है इसमें काफी क्षति पहुंचने वाली है। देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आगे जो है ऊंट किस करवट बैठता है, और यही अगर आगे चलता रहा तो ग्लोबल चेन में नुकसान होने वाला है। और रही बात हमारे देश की, तो अब मैं बात करता हूं कि देखिए भारत को इन सब उससे क्या नुकसान होने वाला है। भारत को नुकसान देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ जो है हमारी प्रभावित होगी, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ जो है अब तेल के दाम बढ़ेंगे तो फिर महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, देश में महंगाई बढ़ेगी, और जो है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी जो है ऑब्वियसली बात है वो असर पड़ना ही पड़ना है। तो इससे हमारे जो व्यापारिक हैं दोस्त हैं उनको भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब सी रूट बंद है, ठीक है, आप घूम के जाना पड़ेगा, एयर रूट आपका बंद है, तो आपकी सामान जो है महंगा होगा। प्लस जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर आपको किराया लगेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और एक लिमिटेड एरिया तक ही आप सप्लाई कर पाएंगे। अब मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाली फ्लाइट रूट सारे बंद हो चुके हैं, एयर इंडिया ने अपनी सारी फ्लाइट जो है स्थगित कर दी है। फिर ठीक यही चीज़ आप समझ लीजिए, जो बाहर से जो सामान मंगाएंगे वो भी आना जो है इतनी आसानी से पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अब किस तरीके से आगे के क्या समीकरण बैठते हैं, इन सबको हम क्लोजली वॉच करेंगे और आपके लिए जो है इनकी अपडेट्स लाते रहेंगे। युद्ध कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे कहीं भी हो ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, युद्ध जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं ये एक जो है मैप जो लगाने जाऊंगा, आप इस मैप को देखिएगा। इस मैप में जितने जो रेड डॉट्स हैं, ये सारे के सारे रेड डॉट्स वो हैं जिनमें यूएस द्वारा ईरान पे हमला किया गया है, ठीक है। और उसमें आपको अलग डाउट्स भी दिखाएंगे कि ईरान द्वारा कहाँ कहाँ हमला किया गया है। दोनों मैप्स जो है मैं आपको इसमें लगा दूंगा और आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है काफ़ी आप देखिए यूएई का, आप जो है कोई भी देख लीजिए, ईरान ने कहाँ इमरानी के इजराइल में हमला हुआ था, ठीक है, जॉर्डन में हमला हुआ है, कुवैत में हमला हुआ है, सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, बहरीन में हमला हुआ है, कुवैत में हमला हुआ है, यूएई में हमला हुआ है। तो इन सब जगह जो है ईरान ने हमले करे हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब जगह अमेरिकन बेस है, ठीक है। अमेरिका से तो काफी रहते हैं ना वहाँ पर, इंडियन पीपल भी तो हाँ, इंडियन पीपल्स भी काफी रहते हैं। और गल्फ में ज्यादातर जो है काम जो है हमारे इंडियंस जो है बहुत करते हैं। तो मैं भगवान से, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो सब हमारे देशवासी सही सलामत रहें, सभी सही सलामत रहें। क्योंकि दोस्तों युद्ध दो बड़ी पावरों के बीच में होता है, पीसता हमेशा आम इंसान ही है। पर एक जो बहुत बड़ा अंतर है अफगानिस्तान
पाकिस्तान युद्ध और ईरान और अमेरिका युद्ध में ईरान ने जो है अपनी जनता को वहां पे खमनेई गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा, आपने देखा कई टाइम से लंबे समय से जो है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे खमनेई के खिलाफ, वो रेडिकल इस्लाम के खिलाफ। आपने देखा था एक लड़की ने जो है सर पे अवाया नहीं पहना था, अवाया ही बोलते क्या, अवाया हाँ नहीं पहना था, तो उसे पीट पीट के मार दिया था। जो सरकार अभी जिसकी डेथ हुई है, हाँ, तो उनकी एक रेडिकल वो इस्लामिक पुलिस थी जो चेक करती थी, तो लोगों ने काफी विरोध करे थे और काफी लंबे समय से जो है चल रहा था, तो वो कुछ चल रही थी। कहने का मतलब यह सबसे ईरान की जनता उनकी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, क्योंकि वो बदलाव चाहती थी, उन्हें जमा के अपनी गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं थी ईरान की हाँ संतुष्ट नहीं थी। काफी टाइम से उन्हें जो है जबरदस्ती वो बोल रहे थे कि हम जो है इस कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, हम जो है इस्लामिक कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे, वो इस्लामिक कंट्री थी। अब देखिए, अब मतलब पूरे कायदे कानून के साथ, हाँ, वो जबरदस्ती जो है नाफिस हो के बोलते कि आप अबाया पहन के रहेंगे, जो लेडीज जो बांधती हैं आप पहन के रहेंगे, वो नहीं चाहते। जबकि ईरान जो है वो ईरानी हुआ करते, तो ईरानी एक अलग थे, तो उनपे जो है 75% जो वहाँ की पीपल है वो इस्लाम छोड़ चुकी है। बोलते कि नहीं, हम पहले जो ईरानी थे हम अपना वही रहेंगे, बोलते हमें इस्लाम नहीं अपनाना है। तो जबरदस्ती जो, क्योंकि वहाँ की सभ्यता आप उनके लोगों से, आप ईरानी लोगों से, की सभ्यता काफी इस्लाम से डिफरेंस थी ना। का एक टाइम पीरियड में वहाँ पे इस्लामिजेशन हुआ है, जो बदल दिए गए लोग जो है इस्लाम अपना लिया था एक टाइम पीरियड। तो वो लोगों ने देखा, तो वो लोग नहीं चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि हम अपना खुला, क्योंकि ईरानी कल्चर काफी खुला और काफी पोलाइट है, और जबरदस्ती उनको जो है इस तरीके से रखना था, तो फिर वो रखते थे, उन्हें दबा के रखते थे, ठीक है, सॉरी। तो लोग उसके खिलाफ थे। और अफगानिस्तान में अंतर ये है, अफगान जो है वो तालिबान के साथ खड़े हैं, तो बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा अंतर है। ईरान की जनता ईरान की गवर्नमेंट के साथ नहीं है, और अफगानिस्तान की जनता अफगान गवर्नमेंट के साथ है, ठीक है। तालिबान गवर्नमेंट के, अफगानिस्तान अपनी गवर्नमेंट के साथ है और ईरान अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो इसी वजह से जो है कि इसमें काफी जो आप देख पा रहे हैं, अफगानिस्तान से जैसे बैकवर्ड देश से भी पाकिस्तान को लोहा लेना भारी पड़ रहा है। और यहाँ पे जो है ईरान की जनता रोड पे खुल के बोलते कि अपना पुराना ईरान का जो झंडा था जिसमें लॉयन बना हुआ था, तो वो लेके घूम रही है। अब देखते हैं होता क्या है, डेमोक्रेट गवर्नमेंट आती है या ईरान के शाह जो अमेरिकी सपोर्टर थे वो वापिस आके है, उनके लड़के जो है वहाँ पे संभालते हैं, राज करते हैं। ये सारे समीकरण जो है देखने वाले होंगे, और क्या होता है आगे ये आपको अपडेट करते रहेंगे। और अभी तो हालात काफ़ी गंभीर हैं, और पर मैं आपको एक वार्न करना चाहता हूं, अगर ये जो लड़ाई है ये अगर इन 5-6 दिन में निपट गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हैवी क्राइसिस, अगर लंबी खिंचेगी तो हैवी क्राइसिस उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइल पावर जो है वो तगड़ी है। हमने पिछले बार जब अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें भी देखा था, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह काफ़ी कुछ है ऐसे कि मतलब कि आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और देखिए, अगर बाई चांस एक यूएसए का अगर कोई एक वो फ्लीट डूब जाती है, एक युद्धपोत डूब जाता है, तो यूएस की इज्जत में बट्टा लग जाएगा। सेम वैसे ही कि एक रोड का चलता हुआ इंसान किसी नामी पहलवान के मुंह पे एक थप्पड़ मार दे, चाहे पहलवान उसे बाद में कितना ही कूट ले, पर बेइज्जती पहलवान की ही होती है ना। थप्पड़ खा लिया, हाँ, उसने फलाने पहलवान को थप्पड़ मार दिया था। तो सेम चीज यही होने वाली है। और जैसे ये इन्होंने कहा है कि हम रिजीम चेंज करेंगे, तो एयर स्ट्राइक करके तो जो है रिजीम चेंज होने वाली है नहीं। और रिजीम चेंज करने के लिए जहां तक मुझे लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने पड़ेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब कि आर्मी जो है वहां पे अपनी उतारनी पड़ेगी, और फिर तभी ही जाके जो है वहां पे जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनको खत्म करा जा सकता है, जनता के हाथ में करा जा सकता है। अब देखना यह है क्या इजराइल और अमेरिका अपनी जो है बूट्स ऑन ग्राउंड उतारते हैं या नहीं उतारते हैं। और अमेरिका सबसे ज्यादा घबराता है दोस्तों बॉडी बैग से। बॉडी बैग मतलब कि जो लाशें, जब युद्ध होता है तो युद्ध की कीमत चुकाई जाती है। जब अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स की लाशें जाती है तो वहां पे बड़ा है ना क्वेस होता है कि वहां पे ना बहुत अफरा तफरी हो जाती है अमेरिकन सोसाइटी में। तो अमेरिका सबसे ज्यादा घबराता है बॉडी बैग से कि जब, तो खैर उनके प्रधानमंत्री ने, सॉरी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि बोलते कि हमारी अगर कुछ जान जाएंगी तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ईरान के प्रॉक्सीज के थ्रू अमेरिका में कंटिन्यूसली हमारे हमले होते आए हैं, और हमारे कहीं ना कहीं जो है हमारे सोल्जर जो है वो जान देते रहते। तो ये ऐसा ना हो, तो इसलिए हम पूरी तरीके से ईरान को पे जो है हमला कर रहे हैं। अब देखना ये है ऊंट किस करवट बैठता, आगे क्या होता। अगर इन 5-6 दिन में, आने वाले दिन में ईरान अगर सस्टेन कर जाता है तो लड़ाई का रूप कुछ और होगा, और कुछ
है और भी भयंकर होता है। उम्मीद करता हूँ ये आग जो है और ना फैले, गल्फ में शांति बनी रहे, क्योंकि जान किसी की भी जाए, जान जानी होती है। जो जन धन और माल दोनों तीनों की ही हानि होती है ना। और जो परिवार अपने सदस्य को खोता है वो जानते हैं सदस्य को खोने का दुख क्या होता है। और खास तौर से मासूम जब सिविलियंस मरते हैं तो ना, युद्ध में अधिकतर सिविलियन, हाँ सिविलियंस ही मरते हैं, और सिविलियंस मरते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती, वो मरते हैं। तो भैया उन सब की मौत के लिए अफसोस ही किया जा सकता है और प्रार्थना ही की जा सकती है कि ये रीजन जो है शांति हो। और क्योंकि ईरान से देखिए सोचा था एक तरफ को, उस टाइम पे कहा जा रहा था कि चाइना जो है हमला करेगा, तो चाइना ने भी जुबानी बयान देके जो है किनारा कर लिया है। वो हमला नहीं करेगा, नहीं करेगा ईरान, ईरान के सपोर्ट से, अमेरिका और यूएस और उस पे। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो रशिया ने भी निंदा ही करी है, वो भी उसके सपोर्ट में नहीं आ रहा। पर बात ये नहीं, किसकी निंदा करी है युद्ध की, कि युद्ध नहीं होना चाहिए। कि मतलब कि इस पे हम ऑलरेडी एक युद्ध से क्योंकि पता है क्या फील हो रहा होगा। और नहीं, और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि अंडर में काफी सारे जो है रेबल्स ग्रुप आते हैं, ठीक है, जिन्हें वो सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हूती बताया था, और भी मैंने आपको बताए थे। तो ये सारे जो हैं ये खुले हो जाएंगे। क्या ये हमला करेंगे? अगर मिडिल ईस्ट पे हमला करना शुरू कर देते हैं, अगर, क्योंकि पहली बार जो फेमस जो गल्फ स्ट्रीम की जो कहानी चली थी, जो आया था, जिसके बाद गल्फ वालों ने बिल्कुल बैन कर दिया था देशों ने कि भैया हमारे यहाँ कोई भी पब्लिक प्रोटेक्शन वगैरह नहीं होगा। ये ईरान से ही शुरू हुआ था, जब 90s में खमेनेई की सरकार जब यहाँ पे रिजीम चेंज हुई थी, शाह ऑफ ईरान को निकाला गया था, तो उसके बाद पूरे गल्फ में जो है एक रिजीम चेंज का जो है वो चल पड़ा था। तो उसे बड़ी मुश्किल से जो है इन सब लोगों ने मिलके दबाया था, है ना। तो अब देखना है इसके बाद क्या होता है। क्या मिडिल ईस्ट दोबारा से ही इसी आग में जलता है? क्या जियोपॉलिटिक्स उठापटक होती है और क्या होते हैं? मैं टाइम टू टाइम आपको लेटेस्ट उसके साथ अपडेट करता रहूंगा, जैसे खबर आएंगी विश्लेषण करूंगा, क्योंकि जो हो रहा है ये तो सामने दिख रहा है। मेन फोकस ये है जो ये हो रहा है इसके प्रभाव क्या होंगे, हमें किस तरीके से तैयार रहना है, हमें क्या करना है, क्या हमारे ऊपर तो कोई खतरा नहीं आ सकता है ना। तो देखिए इस चीज से हमें सबक क्या मिलता है। देखिए अमेरिका जानता है कि जो उसने वेनेजुला के साथ करा, जो उसने ईरान के साथ करा, वो भारत के साथ नई दिल्ली में नहीं कर सकता है। तो हम लोगों को एक सबक मिलता है। देखिए ईरान पे वो हमला क्यों कर पाया? ईरान पे हमला इसलिए कर पाया क्योंकि ईरान की पॉपुलेशन जो है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ईरान की सत्ता के खिलाफ थी। ठीक है, उन्होंने उनके अंदर फॉल्ट लाइन ढूंढी, उन अपने स्लीपर सेल्स के थ्रू, अपनी स्पाई एजेंसीज के थ्रू उन फॉल्ट लाइंस को और ज्यादा बड़ा करा। ठीक है, जनता और गवर्नमेंट के बीच में दूरियां बढ़ाई, अपने प्रोपेगेंडा जो है चलाए, और इतने चलाए। आजकल आप जानते हैं अच्छी तरीके से जो है एक हमारा सोशल मीडिया भी एक जो है वॉरफेयर बन चुका है। क्योंकि अगर आप किसी आवाम को गलत नॉलेज फीड करते हैं कंटिन्यूसली, कोई एक बार झूठ मानता है तो आप झूठ बोलता तो आप नहीं मानते। अगर 1000 लोग एक ही झूठ को बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, तो इंसान सोचने लगता है यार इतने लोग तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना, है ना। मीडिया में आजकल आग की तरह फैल है ना, इतने लोग तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो ये क्या करते हैं, ये हजारों लाखों के हिसाब से जो है फेक अकाउंट्स बनाते हैं, फेक पेड जो है एनालिस्ट बैठाते हैं। वो एक प्रोपेगेंडा के थ्रू एक अलग अलग शब्दों में, कोई सॉफ्ट में, कोई किस तरीके से जो है आवाम को फीड करता है। फिर आम आदमी क्या देखता है? आम आदमी ये सोचता है कि यार ये भी उस बात कह रहा था, उसकी में ये पॉइंट था, इसकी में भी ये पॉइंट है, इसके में भी ये पॉइंट है, इतने बड़े बड़े चेहरे ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो हो ना हो ये बात है। और फिर उस पर उनके ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो काम करते हैं और इस प्रोपेगेंडा को और बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है एज अ इंडियन? हमें अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा रखना है। ठीक है, जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं वो वेरीफाइड चैनल्स के थ्रू हो, है गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू है। हमें फैक्ट चेक करना है। हम फैक्ट चेक कर सकते हैं अच्छे आराम से। हम फैक्ट चेक करें कि प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, क्या है, ताकि हम उस पर कर सकें। और हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया पे कोई भी जो न्यूज़ आती है उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर देना। टेलीग्राम से तो बहुत ज्यादा फेक न्यूज़ आती है ना, हमको जो है एकदम से आगे फॉरवर्ड नहीं कर देना है। अगर हम कोई न्यूज़ जान रहे हैं तो हम
उसे फैक्ट चेक करें Verify या करें। वेरीफाई करें। नहीं तो हम बहुत सारी फैक्ट चेक्स जो है PNI है, आप उसमें भी जाके फैक्ट चेक कर सकते हैं और आप फैक्ट चेक करें कि ये सही है या नहीं है। आप चेक करें, फिर उसके बाद आगे फैलाएं, क्योंकि इसी तरीके से जो है अफवाहें फैलती हैं, इसी तरीके से यही टूल्स किट्स हैं जो काम करते हैं, जो भड़काते हैं। ठीक है ना? तो हमें एकजुट रहना है, एक साथ रहना है। सरकार को जनता पे, जनता को सरकार पे भरोसा करके चलना है। मुश्किल समय है, निकलता है, निकल जाएगा। समय की खासियत है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता है। पर हमें भरोसा बनाए रखना है, आपसी भाईचारा बनाए रखना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो धर्म को के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो या महंगाई या और किसी मुद्दे के नाम पे अगर कुछ भी आता, अगर आपको लगता है कि ये एक कोशिश कर रहे हैं देश में अराजकता फैलाने की, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते उससे अवॉइड होना है और एक साथ मिलकर रहना है। तो हम बाहर के प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं। इसी के साथ आपको आगे की अपडेट जो है आगे देता रहूंगा। तो दोस्तों, कल जैसे ही मुझे पता लगा था कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी एकदम से ब्रेकिंग, एकदम से कोई न्यूज़ आती है, एकदम से इफेक्ट आती है, तो मैं उस समय लाइव भी आता हूं। कल मैं लाइव भी आया था, क्योंकि एकदम से ही जैसे पता लगा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू हो गया है, तो मैं उसी टाइम पे लाइव आया था। जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाइव आया था। तो आप प्लीज़ लाइव में भी सपोर्ट किया कीजिए, जुड़ा कीजिए और अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिएगा। इसी तरीके से देश को जोड़ने वाली और राष्ट्रवादी न्यूज़ और खबरें जो हमारे देश पे इफेक्ट करती हैं और हमारे आसपास के क्षेत्र में जियो पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो रहा है, जो सारी खबरें, जो सारी बातें हमारे देश को इफेक्ट करती हैं, उस पे हम सारे राष्ट्रवादी भाई बहन बैठ के बात करेंगे। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है। ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है जिसमें हम सारे के सारे राष्ट्रवादी आए और अपनी मन की बात करें और आपस में बैठ के विचारों का आदान प्रदान करें और मंथन करें, जिससे एक पॉजिटिव चीज निकल के आए जो राष्ट्र हित में हो। तो दोस्तों, प्लीज आप सब लोग से अनुरोध है कि आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और आपकी कोई राय, कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो बेझिझक आप उसे पूछिएगा। आपके हर एक कमेंट को मैं पर्सनली ही पढ़ता हूं और पर्सनली उसमें रिप्लाई करता हूं। तो आप बेझिझक अपना कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और एक साथ रहिए, तगड़े रहिए, मजबूत रहिए। इसी के साथ इस वीडियो का विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय जय जय। जय।